बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 77 तक चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिकल प्रोग्रेशन की डिस्कशन कर ली थी अपनी क्वांटिटेटिव मेथड की बुक में से। तो आज हम लोग 78 टू ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आज हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाना है। 78 क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें भी, डाटा प्रोवाइड डिफरेंट वेज में किया जा सकता है। आई कि आपने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करनी है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग तमाम क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को चाहिए एक्टिव माइंड। अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें ना इस सीरीज के ऊपर, तो आप देखें, अगर फर्स्ट टर्म है ना तो 2 की पावर 1 है, सेकेंड टर्म है तो 2 की पावर 2 है, थर्ड टर्म है तो 2 की पावर 3 है। सपोज अगर ये 50 टर्म होती, 50th टर्म होती 50, तो 2 की पावर 50 होती। और अगर ये n पावर आ रही है तो इट मींस दैट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n। मैं n ही सपोज कर लूंगा और मैंने n टर्म्स का सम बताना है। अब यहां पर ये देखा जाता है बेटा, अगर पावर में आ रहा हो ना तो फिर आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनता, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर इस चीज को वेरीफाई करना हो भाई, आप इन टर्म्स को लिख सकते हैं इस तरह से, 2 2 2 4 2 क्यूब। तो यहीं से आपको पता चल रहा है कि डिफरेंस तो सेम है ही नहीं। तो रेशो को चेक करेंगे, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 तो कॉमन रेशो की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहां से। अब देखिए, रेशियो का जो आंसर है ना हमारे पास, वो ग्रेटर देन 1 है। तो अगर रेशियो का आंसर ग्रेटर देन 1 हो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर सम फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म इनटू और रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय। अब बेटा यहां पर अगर आप लोग गौर करें तो a की वैल्यू का पता है आपको, तो इनटू r की वैल्यू रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स आर माइनस डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। और क्या अब बताएं, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। क्या मुझे लिखने की जरूरत है? तो अगर ये ना भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ये मेरे पास आंसर आ जाए। ऑलराइट, ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। अच्छा नेक्स्ट देखें, सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अच्छा क्या मुझे बता सकते हैं इसका फार्मूला हमारे पास क्या था? शाबाश, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। और वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही होती है जिसमें r की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो उसका फार्मूला क्या होता है, a ओवर 1 माइनस r। ओके, अब ये फार्मूले का हमें पता चल गया। अब कहता है एग्जिस्ट ओनली इफ कंडीशन ऑन कॉमन रेशियो इज। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इनफाइनाइट सीरीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किस टाइम पर हम उसका सम फाइंड कर सकते हैं, जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो यहां पे देखें, वो कहता है कि r की जो वैल्यू है ना वो -1 और -1 से ग्रेटर और 1 से कम। ये बात सही है उसकी। मतलब कि आपको r की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में चाहिए। आपको r की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में चाहिए। अब ये अगर -1 से लेस हो जाती है ना तो ये हो जाएगी -1 पॉइंट समथिंग, -2 पॉइंट समथिंग, -3 पॉइंट समथिंग। तो भी इनफाइनाइट सीरीज नहीं फाइंड हो सकती। मतलब कॉमन रेशो के साथ 0 पॉइंट आगे चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन डेसिमल से पहले कोई कांस्टेंट ना हो, 0 यूज हो रहा हो, तो हमारे पास ये इसकी रेशो बिल्कुल ओके है। ये बात क्लियर हो गई। और यहां पर देखें बेटा, ये तो उसने बता दिया r लेस देन -1। क्या मतलब होता है r लेस देन -1? मतलब -2 -3 -4। ओके, और r ग्रेटर देन 1 ये कंडीशन नहीं हो सकती। यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं कि -1, अच्छा 1 नहीं हो सकती। कॉमन रेशो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 1 कॉमन रेशो नहीं आ सकती। जब उसने कहा ना इक्वल टू 1, तो मतलब 1 तो हो ही नहीं सकती। ये बात हम लोगों ने इसलिए गलत कर दी।
यहां पर भी देखो तो इक्वलिटी का साइन आ गया। ये बात हमने इसलिए गलत कर दी। यहां पर देखो आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रही है, ये इसलिए गलत हो गया, तो आंसर 8 बिल्कुल ठीक है हमारा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, सम ऑफ सीरीज। अब देखिए ये नहीं बताया कि कितनी टर्म्स का सम, तो इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। उसके लिए देखिए फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब आर की वैल्यू, अगर मैं 1/3 को 1 के साथ डिवाइड करूं तो आंसर, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फिर ये फार्मूले में आपने इसको पुट किया, तो ये देखें यहां पर पहली फ्रैक्शन लगाएं 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब फिर फ्रैक्शन 1/3/2, ये आपके पास सम आ गया। कहाँ? क्या? मुझे समझ नहीं आ रही क्या पूछ रहे हो। 1/3 कैसे आया है? इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया, तो 1 के साथ किसी भी कांस्टेंट नंबर को डिवाइड करेंगे तो सेम 1 उस कांस्टेंट नंबर ही हमारे पास आता है। ओके, नेक्स्ट, द सम ऑफ द सीरीज। अब बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन सिर्फ ये आंसर क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस 1/2। तो आपके पास आंसर क्या आ जाना है, एग्जैक्ट 2। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर से पूछ लीजिएगा। ये देखें अब यहां पर सिर्फ आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 82, ये जरा अच्छे तरीके से समझिएगा, और इस जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर द रबड़ बॉल rebounded 4/5 of the height from which it has fallen। अब अगर आप लोग यहां पर देखें ना, और मेरे पास ये डस्टर मौजूद है, और अगर मैं इसको यहां से ड्रॉप करूं तो इसने रीबाउंस नहीं किया, सिंपल ड्रॉप हो गया और 0 डिस्टेंस पे। लेकिन अगर यहीं पे मेरे पास एक बॉल होता, रबड़ बॉल, और मैं यहां से बगैर फोर्स, देखिए अगर आप फोर्स लगाएंगे ना, बात को समझें, अगर आप एक स्पेशल हाइट मेरे पास मौजूद है, अगर मैं वहां से उसको ड्रॉप करूंगा ना, मैंने सिर्फ उसको छोड़ना है, मतलब मैंने उसको बाउंस नहीं करवाना, मैं सिर्फ अगर वहां से ड्रॉप कर दूं तो बेटा वो उतनी हाइट नहीं लेगी बॉल, उससे कम पर रीबाउंस आएगा। फिर नेक्स्ट बाउंस उससे कम पर होगा, थर्ड उससे कम पर, तो एक बाउंस ऐसे आएगा कि वो जमीन के साथ लग जाए, कि फिर वो बाउंस नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूं ना, और मेरी हाइट सपोज इतनी 10 मीटर समझ लो, इतनी है, तो वो 10 मीटर तक नहीं आनी, उससे ऊपर जाएंगे। तो यहां पर जो आपने बाउंस करवाना है ना, वो सिर्फ आपने अपने हाथों से रबड़ बॉल को छोड़ना है। क्लियर? तो वो कहता है कि अगर सपोज आप इसको 100 मीटर की हाइट से छोड़ते हैं ना, तो नेक्स्ट हाइट वो अपनी ओरिजिनल हाइट का 4/5 लेती है। 100 मीटर है तो उसके बाद उसने 80 मीटर पर आना है, फिर नेक्स्ट बाउंस 80 का 4/5 आएगा, फिर नेक्स्ट उससे कम वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। ये अंडरस्टैंडिंग हो गई आप लोगों को? अच्छा अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि उसने बाउंस बैक कितना करना है, रीबाउंस होगा उसका 4/5 किसका, तो कहता है हेड ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट हैज, कि अगर सपोज मैं उसको 10 मीटर की हाइट से गिराता हूं, तो उसके बाद उसने 10 मीटर का 4/5, मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 इज इक्वल टू, उसने 8 मीटर पर आ जाना है। 10 मीटर के बाद उसने 8 मीटर पर आ जाना है। अब अगर 8 मीटर के बाद उसने फिर से रिबाउंस करना है, दोबारा से वो 4/5 होगा। अब 4/5 8 का नहीं होना, 8 का 4/5, तो 8 को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से तो 6.4 मीटर। ऑलराइट, तो वो हम लोग अब कैलकुलेट कर लेंगे। फिर क्या कहता है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि मैंने बाउंस कहां से किया, कहता है कि आप टोटल डिस्टेंस बताओ कि उस बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया
that it travels before coming to rest if it has been gently dropped. मतलब बाय फोर्स नहीं गिराना उसको, मतलब सिर्फ आपने उसको ड्रॉप कर देना है। और फिर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 120 मीटर। ऑलराइट, क्वेश्चन की समझ आ गई है? अच्छा, अब अगर आप लोग यहां से गौर करें तो आपके पास पहली वैल्यू क्या आएगी? 120। अच्छा, 120 मीटर से आपने उसको ड्रॉप किया, अब उसने जो हाइट लेनी है ना वो 4/5 की लेनी है। तो आपके पास जो नेक्स्ट हाइट आ जानी है, ये देखिए आपने इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है, 120 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, सिंपल सा था। तो नेक्स्ट उसने 96 मीटर तक आना है, और 96 मीटर से वापसी चली जाएगी बॉल, और फिर जमीन को लगने के बाद उसने दोबारा से 4/5। तो अब जो आपने 4/5 लेना है वो 96 का लेना है। तो नेक्स्ट हाइट कितनी आ जाएगी? 76.8। अच्छा, इससे आगे की वैसे मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नेक्स्ट मैंने फाइंड करनी हो तो बस ये देखो, अंश मल्टीप्लाइड बाय 4/5, नेक्स्ट हाइट होगी 61.44, नेक्स्ट हाइट होगी 49.152, नेक्स्ट हाइट होगी 39.3216। ओके, इनकी हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, उसने ये कहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा जब वो जमीन को लग जाएगी, एन नहीं बताया। क्या उसने जमीन को टच कितनी मरतबा करना है? तो यहां पर यह भी हो सकता है कि भाई टोटल डिस्टेंस कवर व्हेन बॉल इज टचिंग द ग्राउंड बाय 5th टाइम, बाय 6th टाइम, बाय 7th टाइम। ये भी कह सकता था कि जब 7वीं बार जमीन को टच करे बॉल तब जाकर उसका टोटल डिस्टेंस बताएं कितना है। यहां पर उसने एन की वैल्यू नहीं बताई, इनफाइनाइट सीरीज है। और यहां पर अगर आप लोग गौर करें तो मेरे पास देखें क्या इक्वल डिस्टेंस है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब यहां पे देखें 96 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, तो बेटा ये वही वैल्यू और की आ जाती है जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। आप हर कांस्टेंट नंबर को 4/5 से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो बेटा आपके पास आर की वैल्यू यही है। और ये आर की वैल्यू देखें 4/5 मीन्स दैट आर इज इक्वल टू विच इज लेस देन 1। इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइंड हो सकता है ना ऐसा? तो अप्लाई करो ना इनफाइनाइट सीरीज। लेकिन अब अगर आप लोग इसको करते हो कुछ इस तरह से कि फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू, आपका आंसर गलत हो जाएगा। 600 तो है ही नहीं। अच्छा, अब इसकी लॉजिक सुनो कि ऐसा क्यों हुआ है। मेरी मेरी बात सुनिएगा, ये जरा डायग्राम को देखें। भाई ये है, ये समझ लें जैसे ये ग्राउंड है, ये है 120 की हाइट। मैंने ना इस 120 की हाइट से बॉल को ड्रॉप किया तो वो जमीन को आके टच होगी। एम आई राइट? फिर यहां से वो 96 के लिए ऊपर की तरफ जाएगी 96 मीटर तक, और फिर उसने वापसी आना है। ऑलराइट, फिर जमीन को टच करेगी, फिर जमीन को टच करने के बाद फिर दोबारा से वो जाएगी 76.8 तक, फिर उसने वापसी आना है, और इसी तरह से इसका यह सिलसिला चलता रहेगा और जमीन को टच कर जाएंगे। ये बात क्लियर हुई है? अगर आप लोग देखें तो यार ये 120 तो सिंगल अमाउंट है, लेकिन बेटा 96 सिंगल नहीं है। 96 तक हाइट है, लेकिन डिस्टेंस 96 मीटर ऊपर जाने का डिस्टेंस और 96 मीटर नीचे आने का डिस्टेंस भी तो है। तो आप लोग ऐसा सिंगल नहीं इसको काउंट कर रहे थे। इसी तरह से जो 76.8 है बेटा वो ऊपर जाने के लिए भी है और नीचे आने के लिए भी है, तो ये इसकी डबल काउंटिंग होनी चाहिए। लेकिन 120 की डबल काउंटिंग ना कर लेना। क्यों? क्योंकि मैंने जमीन से उसको ऊपर नहीं फेंका था 120 तक, मैंने ऊपर से उसको नीचे फेंका था, वो सिंगल टाइम काउंट होगा। ऑलराइट, अगर मैंने उसको देखें बॉल मेरे हाथ में होती और मेरा हाथ जमीन को टच कर रहा होता और वहीं से मैं उसको ऊपर फेंका और 120 तक जाती, तो मैं 600 को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देता, 1200 आंसर आ जाता। लेकिन अभी 1200 नहीं आएगा।
ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, अब इस आंसर को हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है? भाई आपने जो अपनी प्रोग्रेशन बनानी है ना, वो यहां से स्टार्ट करनी है। 120 को अलग कर लो इसमें से, फर्स्ट टर्म को अलग कर लो, और अपनी फर्स्ट टर्म आपने कंसीडर करनी है अंदर वाली टर्म्स में से। लेकिन अब 96 नहीं कंसीडर करनी, 96 का ट्वाइस, क्योंकि टोटल डिस्टेंस देखना है ना आपने। 96 का ट्वाइस 192। नेक्स्ट अब 76.8 का ट्वाइस क्या, 153 पॉइंट, और इसी तरह आगे चलता जाएगा। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? अच्छा आप देखो, यहां पर भी अगर आप लोग काउंट करो ना कि 153.6 डिवाइडेड बाय 192, आपकी आर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0.8 ही है। ओके ओके। अच्छा अब इसके ऊपर बेटा इनफाइनाइट सीरीज लगाएंगे, तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है ना वो 192, जो फर्स्ट टर्म है 192, मतलब आपने 120 को प्रोग्रेशन से अलग कर लेना है, और अपनी प्रोग्रेशन इससे आगे से स्टार्ट कीजिएगा, और डबल अमाउंट के साथ स्टार्ट करना है। डबल अमाउंट के उसके लिए आपने ऊपर जाने का डिस्टेंस भी काउंट करना है, और सेम नीचे आने का डिस्टेंस भी काउंट करना है। तो यहां पर देखिए 192 1 माइनस 0.8 एंड द आंसर इज, इसका सम है 960। लेकिन ये 960 सम बेटा यहां से ऑनवर्ड है, इसमें आपने प्लस कर देनी है फर्स्ट डिस्टेंस, एंड द आंसर इज 1080। ये बात सब बच्चों को क्लियर हो गई? क्वेश्चन की लॉजिक की समझ आ गई? अच्छा अब यहीं पे इसका दूसरा सॉल्यूशन देखो, जो कि इससे ज्यादा इजी हो सकता है। यहीं पर इसका दूसरा सॉल्यूशन जो कि इससे ज्यादा इजी हो सकता है। जैसे अभी ये जो ऊपर वाली प्रोग्रेशन थी, आपने बिल्कुल इसके मुताबिक सॉल्व करना है बेटा। क्यूएम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका एक्टिव माइंड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। आपको वहां पर बैठे हुए सिर्फ फार्मूलाज का जानना जरूरी नहीं है, फार्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है ये जानना ज्यादा जरूरी है, कि मैंने उसको अप्लाई कैसे करना है। अब यहां पर देखें, भाई आप कर लें इस सारी सीक्वेंस का सम फाइंड कर लें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, फर्स्ट टर्म 120 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8, 600, ऐसे ही है ना। फिर फौरन याद आया कि यार ये 600 में आपने ऊपर भी जाना है नीचे भी आना है, मल्टीप्लाइड बाय 2, 1200। फिर पता चला यार 120 का डबल नहीं था, वो माइनस कर दो 1080। क्लियर? अब आपके पास दोनों मेथड मौजूद हैं, कि अगर आप लोग थोड़ा सा एक्टिव माइंड होकर काम करें तो आपको ये सोल्यूशन समझ आ सकता है। अदरवाइज फर्स्ट टर्म को प्रोग्रेशन से अलग कर दो, उसको सम में बाद में जाके ऐड करना, और नेक्स्ट के ट्वाइस आपकी प्रोग्रेशन बनती जाएगी। अब कोई इश्यू इस क्वेश्चन में? हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व? गुड, शाबाश। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहते हैं कंपनी manufacturers a manufacturer produced of a product in the first week. He wishes to plan his production and is considering the following option: increase production by each week, computed the following output in 20th week and total output of first। अच्छा बात सुनिएगा बेटा, एपीजीपी में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है भाई, दोनों में इंक्रीज या डिक्रीज आता है, एम आई राइट? लेकिन अगर वो इंक्रीज या डिक्रीज एब्सोल्यूट वैल्यू का है, क्या मतलब कि अगर आपको एक्चुअल वैल्यू गिवन है कि इंक्रीज कितने का आया, डिक्रीज कितने का आया, जैसा कि इस क्वेश्चन में 80 यूनिट का इंक्रीज, मतलब यह है कि अब अगर 1200 हैं तो नेक्स्ट वाले 1280, उससे नेक्स्ट वाले 1360, कि सिर्फ 80 इंक्रीज करना है।
तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई है, तो आपके पास 8%। इसी तरह अगर ये डिक्रीज भी कर देता तो मैं 1120, फिर 1120 से 1040 की तरफ आ जाता, तब भी कौन, इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट चेंज, मतलब एक्चुअल चेंज हमारे पास इतना है। ऑलराइट, यही इंक्रीज डिक्रीज अगर आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बता दें, अगर यही इंक्रीज डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, या इसे कहा जाता है रेट ऑफ चेंज, या अगर आपसे कहे कि प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब कहते प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 80, 50, 100% नहीं है, तो फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अगर आपसे कहते हैं प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 10%, 5%, 20%, या डिक्रीज्ड बाय 8%, परसेंटेज का वर्ड आ जाए, तब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ऑलराइट, अब अगर आप लोग गौर करें ना, 83 एंड 84 दोनों सेम सेम क्वेश्चन हैं, सिर्फ फर्क किस बात का है, ऊपर 80 का इंक्रीज है और नीचे 5% का इंक्रीज है। ऊपर वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नीचे वाला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये बात क्लियर हो गई, राइट? अच्छा, अब अगर यहां पर देखो तो भाई फर्स्ट टर्म गिवन है, ऑलराइट, और ये 80 का इंक्रीज है, तो बेटा डिफरेंस पॉजिटिव है, ये डिफरेंस की वैल्यू है। डिक्रीज होता तो डिफरेंस नेगेटिव आ जाता। ये बात ओके है? अच्छा, अब उसने क्या पूछा आपसे, कहता है मुझे 20th वीक की प्रोडक्शन आउटपुट बताओ, मतलब कि 20th टर्म बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, ये देखें 20th टर्म, nth टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1। अब n की वैल्यू है 20, तो 19 इंटू डी। तो ये देखो, ये आपका क्वेश्चन 2720। अब यहां पे देखो 2720 यहां पर है, क्या इसके अलावा कहीं 2720 है? ये हमारा आंसर है। अगर ये 2720 किसी और ऑप्शन में भी मौजूद होता तो मैं जाके सम भी फाइंड करता, लेकिन अब मुझे सम फाइंड करने की जरूरत नहीं है। कंफर्म है कि सम 39200 है। चेक कर लेते हैं। अब यहां पे देखो, कहते हैं आउटपुट ऑफ फर्स्ट 20 वीक्स। अब बेटा मुझे फर्स्ट टर्म का भी पता है, मुझे लास्ट टर्म का भी पता है, ये मैंने फाइंड कर लिया ना। अब 2720, तो मैं इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं, n/2, मतलब 10 लिख सकते थे हम लोग यहाँ पर। 2720, सॉरी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास 1200। क्या बात है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और आपके पास सम की वैल्यू आ गई 39200। क्लियर? इसके ऊपर डिफरेंस का फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। A manufacturer produces 1200 units of a product in first week. He wishes to plan his production and is considering the following option: increase production by, अब जैसे ही चेंज परसेंटेज में मिला, फौरन माइंड में आ जाए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऑलराइट, अच्छा अब देखे भाई, ये फर्स्ट टर्म है 1200, मैंने उसे बतानी है 20th टर्म। तो बेटा पहले तो मेरे पास आर की वैल्यू होनी चाहिए। अब आर की वैल्यू कैसे आएगी मेरे पास? देखिए भाई, फर्स्ट टर्म मेरे पास 1200 है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? देखिए 5%। अगर मैं 1200 का कैलकुलेट करूं, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 5% इज इक्वल टू 60। तो 60 से तो इंक्रीज लेकर आना है। अब वो कितना आ जाएगा? बेटा इसका अब ये मतलब नहीं है कि हर वैल्यू 60 से इंक्रीज होगी। 5% था, तो 5% अपनी प्रीवियस टर्म्स का था। 1200 का 5% इज नॉट इक्वल टू 1260 का 5%। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ठीक है, इक्वल नजर आ रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो इक्वल नहीं है। 1200 का 5% 60 आया है, लेकिन जब आप लोग जाएंगे 1260 के 5% के ऊपर, तो वो 63 है।
अब नेक्स्ट टर्म ने 63 से इंक्रीज होना है, तो अगली टर्म 1263 लिख दूंगा। सुभान अल्लाह, 1260 में 63 ऐड करूंगा तो मैं जाके 1323 लिखूंगा, 1263 नहीं लिखूंगा। बात क्लियर हो गई? 1260 में 63 जाकर ऐड करना है। समझ आ गई? गुड। अच्छा, इसी तरह से ये सीक्वेंस चलता जाएगा। अब यहां से आप आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये देखें, 1260 डिवाइडेड बाय 1200 इज इक्वल टू, ये आर की वैल्यू है। इसी तरह 1323 डिवाइडेड बाय 1260 करें तब भी 1.05। ये बात क्लियर? अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये तो आर की वैल्यू फाइंड कर लेना आपने टर्म्स को डिवाइड करके, आपको जरूरत नहीं थी कि आप लोग टर्म्स को डिवाइड करते। जब भी बात आती है ना परसेंटेजेस की, तो परसेंटेजेस में आपने जो स्टैंडर्ड लेना है 100 को लेना है। अब इस 100 के ऊपर चेंज अप्लाई कर देना है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो। अगर आपसे कह रहे हैं ना कि 5% इंक्रीज, तो बेटा 100 का 5% 5 होता है। तो अगर मैं 5% इसको इंक्रीज करूं तो आफ्टर इंक्रीज ये 100 क्या बन जाएगा? 105 बन जाएगा। अगर सपोज इसके ऊपर 10% का इंक्रीज होता तो ये वैल्यू क्या बन जाती? 110 बन जाती। अगर इस पे 12% का इंक्रीज होता तो वैल्यू क्या बन जाती? 112 बन जाती। अगर इस पे 20% का इंक्रीज होता तो वैल्यू 120 बन जाती। यहां तक किसी को कोई इशू है? जितना इंक्रीज हो 100 में वो वैल्यू ऐड कर देना। अब 8% का इंक्रीज है, 108 हो जाएगा। 100 में वो परसेंटेज ऐड कर देना, हो जाएगी इतनी। अच्छा, अब ये बात थी परसेंटेजेस की कि भाई 100% और इसमें भी परसेंटेज ही ऐड किया, तो ये 105 भी तो परसेंट बना, 110 भी तो परसेंटेज में आया। आपको पता है कि परसेंटेज का साइन लगाना हो तो हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 100, लेकिन अगर परसेंटेज के साइन को खत्म करना हो तो फिर तो कर दो इसको डिवाइडेड बाय 100। सिर्फ परसेंटेज के साइन को खत्म करने के लिए डिवाइडेड बाय, तो ये आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 1.05। अगर 10% का इंक्रीज होता तो फिर 1.1, आगे जीरो फिर लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर 12% का होता तो 1.12, 20% का होता तो 1.2। ये आर की वैल्यू है। ऑलराइट, तो आप लोगों को फर्म्स फाइंड करने की जरूरत और टर्म्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गई बात? फर्स्ट टर्म गिवन ए, आर की वैल्यू क्या है? जैसे मैंने देखा ना 5% का इंक्रीज है 1.05, 8% है तो 1.8 ना कर देना, वो 80 बन जाएगा 1.08। 12% है तो 1.12, 15% है तो आर की वैल्यू 1.15। क्लियर है ये बात? अच्छा, नेक्स्ट देखो, क्या जरूरी है कि सिर्फ आपको इंक्रीज मिले? डिक्रीज भी हो सकता है, एक्सेप्ट करो उसको। अगर सपोज आपसे कहता है कि 5% का डिक्रीज है, तो बेटा वो 100 फिर 95 हो जाएगा। ऑलराइट, फिर 100 अगर डिक्रीज है तो 100 में से माइनस कर दो, इंक्रीज है तो 100 में ऐड कर दो। अगर 5% का डिक्रीज है तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी? अगर 10% है तो 90, 12% है तो 15% है तो 20% है तो अब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है तो आपने इसको 0 पॉइंट में जाके लिख देना है। डिक्रीज होगा तो 0 पॉइंट, इंक्रीज होगा तो 1 पॉइंट। बात क्लियर? ये आर की वैल्यूज हैं विच आर लेस देन 1, तो लेस देन 1 के लिए फार्मूला अप्लाई कर देना जो आपसे पूछ रहे हैं। बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, अब देखिए, अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक आर की वैल्यू क्या बनेगी? 1.05, इंक्रीज था 5% का 1.05। फर्स्ट टर्म क्या थी?
1200। अब क्या करेंगे, कहते हैं 20th वीक, तो ये लो भाई 20th वीक के लिए फर्स्ट टर्म इनटू आर रेज टू पावर n-1, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1200 इंटू 1.05, 1.5 ना कर देना, रेज टू पावर 19 इज इक्वल टू 3032.34। यहां पे नजर आ गया, क्या इसके अलावा कहीं और है? बस ये आंसर है। लेकिन अब उसने क्या पूछा, मुझे सम भी बताओ। तो सम बताना कौन सा कोई मुश्किल काम था? क्या करते यहां पर, ये देखें, पहले फ्रैक्शन ऑन करें, फर्स्ट टर्म इनटू, अब देखिए आर की वैल्यू ग्रेटर है, आर पहले आ जाएगा, और आर की वैल्यू क्या है? रेज टू पावर, जितनी टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हो वो पावर में चले। याद रखना यहाँ पर n-1 नहीं है, यहाँ पर r की पावर n। अच्छा, अब इसमें से टोटल में से 1 माइनस करेंगे, और डिनोमिनेटर में 0.05 माइनस 1 इज इक्वल टू 39679। आंसर मैच कर गया, क्या बात है। ऑलराइट जी बेटा। 85, company earned a profit of rupees 37,000 in the first year of operation. It is estimated that the profit will increase by 7,000 है, तो मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और यही डिफरेंस की वैल्यू है, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव आएगी। और ये 37,000 फर्स्ट टर्म है आपके पास, कहते फाइंड द टोटल प्रॉफिट इफ फर्स्ट 10 years यूजिंग द मेथड ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो 10/2 इंटू 2a। अब देखिए डिफरेंस की वैल्यू गिवन है, तो मैं डिफरेंस का ही फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। 2a का आंसर 2 इंटू 37,000 प्लस n-1 9 आ जाएगा, 9 इंटू d की वैल्यू 7,000 इज इक्वल टू 685,000। क्वेश्चन सॉल्व, कोई मसला? गुड, शाबाश। 86, 86 क्या सब बच्चों ने किया हुआ था? समझ आ गई थी? गुड। अब यहां पे देखो क्या कहते हैं, कहते हैं बशीर हैज चूजन टू रिसीव अ पॉकेट मनी ऑफ रुपीज 1200 पर वीक। ही वाज आल्सो ऑफर्ड एन ऑल्टरनेटिव। देखिए एक चीज उसके पास थी कि भाई तुम हमारे पास वीकली 1200 रुपीज पॉकेट मनी ले लिया, लेकिन उसके साथ एक और उसको ऑप्शन दे दी गई कि यार एक ऑप्शन तो ये था कि तुम वीकली बेसिस पे हमसे 1200 ले लो, दूसरा ऑप्शन उसके पास ऑल्टरनेटिव है, वो क्या है कि तुम इस तरह से करो विच हैव बीन रिसीव, कि फर्स्ट डे में 1 रुपया लो हमसे, सेकंड डे में 3 रुपीज लो, थर्ड डे में 9 रुपीज लो। तो बताओ हैज ही टेकन अ वॉइस डिसीजन क्या ऑन द थर्ड डे एंड सो ऑन। अब हमने उसे बताना है हैज चूजन टू रिसीव अ पॉकेट मनी, he was also offered an alternative by which he would have received this। अच्छा, हम लोगों ने नहीं दोनों में से बताना है कि दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। अब हमें ये नहीं बताया गया कि उसने कौन सा हैज चोजन टू रिसीव पॉकेट मनी 12, ही वाज, हाँ जी ठीक है। अब हमने बताना है कि इसमें से बेस्ट कौन सा है। अगर आपको पॉकेट मनी मिल रही है तो कौन से वाली चूज करोगे, कम वाली ज्यादा वाली? तो क्या, तो जरा चेक कर लो, एक तो है 1200 रुपए, दूसरा आपको कहा गया 1 के बाद 3, फिर 9, और फिर चलते जाएंगे। तो यही से हमें पता चल गया है कि भाई हमारे पास बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, और उसमें हमारे पास आर की क्या वैल्यू आ रही है, कैसे पता चला? 3/1 या 9/3, कॉमन रेशियो का पता चल गया। सम फाइंड करना है, तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? तो n की वैल्यू 7 है, इनफाइनाइट सीरीज नहीं है ये आप लोगों के पास। तो हमने ये नहीं कह देना कि भाई n की वैल्यू तो गिवन ही नहीं थी, भाई वीक का बता दिया तो वीक में 7 डेज हैं। हाँ, अब अगर आप ये कहें कि संडे तो सर ऑफ होता है, पता नहीं वो मिले ना मिले पॉकेट मनी, तो भाई अगर ऑफ होता तो तुम्हें बता देता, नहीं बता रहा तो 7 डेज। क्लियर? जाके हम लोग सम फाइंड करेंगे। तो ये देखें
फर्स्ट टर्म इनटू और रेज टू पावर 7 माइनस and divided by 3 minus 1 and the answer is, अगर आप इस तरह चलते हैं तो 1093, जबकि इन कलेक्टिवली आपको कितने मिले 12। ऑलराइट, अच्छा अब क्या करना है, हमने इसको क्या उसने एक वाइजली डिसीजन लिया कि उसने 1200 रुपए एक्सेप्ट कर लिए। ओके, अच्छा जी, a shopkeeper sold goods worth rupees during 2008। इफ अब देखिए 2008 में 3 मिलियन फर्स्ट टर्म शामिल हो गई है। ऑलराइट, फिर क्या कहता है, इफ ही एबल टू इंक्रीज हिज सेल्स बाय डिटरमिन द ईयर इन विच ही वुड अचीव एनुअल सेल्स ऑफ रुपीज, he would achieve annual sales of rupees 25 million। बेटा 25 मिलियन सम नहीं है, ये लास्ट टर्म है। जहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो 25 को सम कंसीडर कर देता है, तो यहाँ पर ये सम नहीं है हमारे पास, ये उसकी लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म के लिए देखो 25 ऊपर भी मिलियन सी, यहां पर भी मिलियन, हम मिलियन में ही चलेंगे। लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए इनटू आर की वैल्यू। अब बताएं मुझे आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 पॉइंट रेज टू पावर n-1, और कैलकुलेटर जवाब दे जाए गया कि 16 है, ये जवाब दे गए हैं ना कि भाई 16 है। अब यहां पर देखो 16, अब ये थी थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात कि बेटा 16 के बाद 18 था, तो मैं 18 को नहीं टिक करने वाला। और यहां पर भी अगर गौर करो, ही वुड अचीव एनुअल सेल्स ऑफ 25 मिलियन, तो मतलब 17th ईयर में वो इस टारगेट को अचीव करेगा, बेसिकली 16 में भी नहीं कर रहा। ठीक, ऐसा रखने का मकसद ये था कि अब आपने 18 को नहीं टिक करना, ऐसी सिचुएशन में आप 16 को टिक कर सकते। देखिए 14 पे आंसर आ नहीं रहा, 16 पे थोड़ा सा कम आएगा, 18 पे तो और ज्यादा चला जाना है, जब 18 पे इतना ज्यादा है तो 20 पे तो और ज्यादा चला जाएगा, तो उनको इसलिए नहीं टिक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 16 को टिक कर देंगे। हाँ, अगर यहाँ पे 17 होता तो फिर मैं 17 को टिक करता। बेटा पॉइंट के बाद आ रहा है ना, 17वां साल शुरू हो जाता है, 17 है नहीं तो 17 को नहीं टिक कर सकता क्योंकि है नहीं, 18 को नहीं कर देना टिक, फिर 16 को टिक करना है। आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 16 पॉइंट नहीं आ रहा, 1.153 मिलियन 25 x-1। नेक्स्ट देखें, अ गार्डनर हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ डिगिंग एन एरिया ऑफ, अब टोटल जो उसके पास एरिया है ना वो 800 स्क्वायर मीटर सम बता दिया है कि जितने एरिया पर काम करना है ना वो 800 स्क्वायर मीटर है। फिर क्या कहता है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल डिग 10 square meter on the first day, and on each successive day he will dig 1.2 times। तो मल्टीप्लाई करना है वैल्यू को किसके साथ, 1. तो ये खुद आर की वैल्यू है, टाइम्स में जब बात आ जाए तब भी वो आपके पास आर की वैल्यू है, तो टाइम्स खुद आर की वैल्यू, क्योंकि मल्टीप्लाई 1.2 से करना है, बेसिकली कह रहे हैं 20%। तो अगर 20% को आर में कन्वर्ट करो 1.2। ऑलराइट, फिर देखें, on the previous day find the number of days the gardener will take to complete the task, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, 800 इज इक्वल टू फ्रैक्शन फर्स्ट टर्म 10 इंटू आर की वैल्यू 1.2 रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर 1.2 माइनस 1 एंड आंसर 15.53। तो अब यहां पर अगर आप लोग देखो
अच्छा यार ये 16 इसको ना यूं कर ले, ये जो हमारे पास ऑप्शन है ना इनको यूं 14, 16, 18 एंड 10 कर दे। ओके, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 16। क्वेश्चन 89, a man got a lottery of rupees 700,000। अच्छा एपीजीपी में अक्सर आपसे डिसीजन मेकिंग मांगी जा सकती है, क्या हमें बताएं कि हम कौन से ऑप्शंस के ऊपर जाएं। अब देखिए टोटल लॉटरी की अमाउंट कितनी है 700,000। ऑन 15th Feb he paid income tax of 25% on his amount फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट। तो बेटा 7 लाख की लॉटरी में से 25% आप लोगों ने टैक्स के तौर पर देना है, तो आपको 7 लाख नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब 75% आपको मिलना है। तो आप लोग इसको फाइंड करेंगे 700,000, या तो ये कि 25% कैलकुलेट कर ले, इसकी करके इसमें से माइनस कर दें, या फिर जो अमाउंट आपको मिल रही है वो परसेंटेज लगा दें, तो आपको 5,25,000 में मिलेंगे। ओके, अब आपके पास ऑफर्स आ गई। कहते हैं फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट ही डिसाइडेड टू डोनेट 1 पैसा। अब आपके पास टोटल अमाउंट कितनी है 525 था। और आपको समझ आ गई कि ये 525,000 कैसे आया, कैसे आया ये 525,000। जो लॉटरी की अमाउंट है उसमें से टैक्स डिडक्ट कर लिया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 75% है। तो हमारे पास ये अमाउंट है। अब ये अमाउंट हम लोगों ने डोनेट करनी है, और किस तरह डोनेट करनी है, कहते हैं 1 पैसा ऑन द फर्स्ट डे, सेकंड पैसा सेकंड डे, थर्ड 4 पैसा थर्ड डे एंड सो ऑन। अब लोग कहेंगे बातें बनाने वाले हजारों बातें बना देते हैं, कहेंगे देखो जी 5.25 लाख रुपए मिले और डोनेशन क्या कर रहा है, 1 पैसा 2 पैसे 4 पैसे, ऐसे ही है ना। लेकिन इनको खत्म होता हुआ देखो। अब नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, एंड सो ऑन commencing from March 1st till the end of March। मतलब अब टोटल 31 दिन बनते हैं, मार्च में 31 डेज होते हैं। फिर कहते डिटरमिन वेदर द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल विद हिम इज एनफ टू पे दीज डोनेशंस। अब हमने बताना है कि 5.25 लाख रुपए क्या उसके लिए काफी है मार्च में डोनेशन देने के लिए। तो ये देखो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 2, आर की वैल्यू 2 आ रही है हमारे पास। फर्स्ट टर्म 1 इंटू 2 रेज टू पावर 31 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू इतनी अमाउंट मुझे चाहिए जी। लेकिन ये पैसे यार डिवाइडेड बाय 100 ये लो, रुपीज कर लो। तो अब भी देखो मुझे इतनी अमाउंट चाहिए थी अगर मैं इस तरह से खैरात करूं। -1, तो देखो ये कितने दिन के लिए काफी होती, बता देना। चलो कुछ ही दिन के लिए काफी होगी। ओके, बस यहां पर अब हमारा आंसर क्लियर हो गई बात। अ कंपनी ऑफर्स 2 ऑल्टरनेटिव्स, 19 दिन के लिए 19 आ रहा है, चले। फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी टू एन एग्जैक्टिव। अब क्या सैलरी के लिए ऑफर्स करवा दी कंपनी ने, क्या ऑफर है, कहते हैं आइदर वन में रिसीव ₹300,000 पर मंथ, कहते हैं 3 लाख रुपए पर मंथ के ऊपर हमारे पास आ जाओ, या फिर 1 पैसा फर्स्ट डे, 2 पैसा सेकंड डे, 4 पैसा थर्ड डे, 8 पैसा नेक्स्ट डे, सो ऑन रेस्ट ऑफ मंथ, each day getting double of what he has received one day before. Which of the two alternatives should be preferred? Second.
ओके, सेकंड वाला अभी आपने खुद कैलकुलेट किया था, सेम ही तो क्वेश्चन था, देखो करोड़ों में बात जा रही थी, यहाँ पर 3 लाख के ऊपर तो बात भी 5 लाख की हो रही थी, तो मैं इसको जाके ऑफर को एक्सेप्ट कर लूंगा। क्लियर? और इसी तरह बेटा हमारी बुक में से मैथमेटिकल प्रोग्रेशन का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब अगर हम लोग आपकी स्टडी टेक्स्ट में से देखें सेल्फ टेस्ट, तो ये कंपैरेटिवली बहुत सिंपल सिंपल है, सिर्फ इसमें से जो टेक्निकल क्वेश्चन है हम उनको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, अच्छा इन क्वेश्चन में से हम लोग देखेंगे ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया और इस बुक में आ गए। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें ना, ये 3.2 3 टर्म्स आपको बता दी, कहता है कि हमारे पास ये कौन सी प्रोग्रेशन है। तो अगर आप लोग गौर करें ना, -b, यहाँ पर वो b खत्म हो गया और यहाँ पे वो b ऐड हो गया, तो ये तो हमारे पास हमें कंफर्म पता है। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ऐसा ही किया था कि आपने जब 3 कंसेक्यूटिव टर्म सपोज करनी हो तो मिडिल की टर्म को a, उसके बाद वाली टर्म को a प्लस d और उससे पहले वाली टर्म को a माइनस d, तो वही कुछ यहाँ पे किया हुआ है। राइट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलें। अच्छा अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 तो फर्स्ट टर्म, 2 तो थर्ड टर्म, 3 तो थर्ड टर्म, तो nth टर्म। हमने फार्मूला बताना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म n है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको n-1 इंटू d1 करने की जरूरत नहीं थी, n ही आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है और n ही आपकी लास्ट टर्म है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको हम लोग n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय, अब 1 + n करूं या n+1 करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट बताएं जी, 9। वाह क्या क्वेश्चन है, ओए जिंदाबाद। अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, x² x 1, अब अगली टर्म, तो यहां पर अगर आप लोग गौर करें ना, तो 1/x से मल्टीप्लाई कर, 1/x, ये देखो कॉमन रेशो है 1/x, या अगर मैं यहाँ पे x डिवाइडेड बाय x² कर दूं तब भी तो 1/x। तब अगर ये वाली टर्म 1 है तो अगली टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, 1/x, उससे अगली टर्म 1/x2, उससे अगली टर्म। ऑलराइट, अच्छा मेरी बात सुनिएगा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, और इसी तरह पावर इंक्रीज होती जाएगी। राइट, अच्छा अगर सिक्स्थ टर्म है ना तो पावर है 3, फिफ्थ टर्म है तो पावर है 2, फोर्थ टर्म है तो पावर है 1। इसका मतलब यह है कि जो मर्जी टर्म है ना उससे 3 पावर कम रखनी है। ऐसे ही है ना, लॉजिक जरा चेक करो। तो बेटा अगर 31 टर्म्स हैं तो पावर क्या आ जाएगी, 1/x⁻²। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, ये 3 आपके पास टर्म्स मौजूद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में x की वैल्यू, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है b - a इज इक्वल टू c - b, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। हो गया था ये। नेक्स्ट बताएं, 15 11 भी कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, क्या क्वेश्चन है। 16 है। अच्छा नेक्स्ट 16 करना है, 15 कर लेते हैं। अच्छा अब ये 15 भी बिल्कुल वैसे ही है जब जो अभी आप लोगों ने 1/x वाला किया है। तो अगर यहाँ पे देखें ना तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा अब आपने कैसे फाइंड करना, भाई आपने यहाँ पे नहीं परेशान हो जाना। ये देखें सेकंड टर्म एज इट इज अपने पास लिखो, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 का इसको डिवाइड कर दो, रेशो फाइंड करने के लिए डिवाइड किया जाता है। इससे फर्स्ट टर्म क्या है, 1/1.1 इज इक्वल टू, अच्छा ये जो आपके पास आया 0.909,
या ये जो आपके पास 10/11 आ गया, तो ये बेसिकली आपके पास बन जाता है 1/1.1। ऑलराइट, ये बात समझ तो नहीं आई ना? अब अगर मैं ये देखो 10/11 है ना, इसको यहां पे देखो 1/1.1 इज इक्वल टू, क्लियर, बात समझ आ गई? अब ये आपके पास बेटा r की वैल्यू आ गई जो कि लेस देन 1 है। आपने सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बताना है, तो बस क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। फ्रैक्शन 1/1.1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/1.1 इज इक्वल टू, क्लियर? भाई जहां पे जितनी मरतबा फ्रैक्शन है आप वहां पे उतनी मरतबा फ्रैक्शन लगाते जाओ अपने पास, और आपके पास आंसर आ गया जी 16। फर्स्ट टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 14 है। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। द थर्ड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन है, कमाल क्वेश्चन है। अच्छा आपसे क्या कहता है, पहली टर्म बता दी कि 14 है। अच्छा फिर कहता है कि यार फर्स्ट 5 टर्म्स का सम और फर्स्ट 10 टर्म्स का सम मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मतलब अगर एक 50 है ना तो दूसरा भी 50 है, लेकिन साइन अपोजिट है कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। बस इतना था। पर अच्छा ये नहीं बताया कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव, आपने अपनी मर्जी का कोई भी कर लो, आंसर सेम आ जाएगा। अब यहां पे क्या कहता है कि फर्स्ट 5 टर्म्स का सम S5 इज इक्वल टू है S10 के बट अपोजिट इन साइन। तो यही काम आप यहां पर फार्मूला अप्लाई कर दो। S5 का फार्मूला आप लोग क्या अप्लाई करोगे जी बताएं? 5/2, क्योंकि 5 का तो पता है ना, तो फिर वहां पे n ना लगाओ। 5/2 इंटू 2a, बेटा a की वैल्यू पता है, प्लस n-1 4 इंटू, ये बात क्लियर हो गई? तो देखो सिर्फ d मिसिंग है, इज इक्वल टू -10/2 इंटू 2a 28 प्लस n-1, क्लियर? अब यहां से d की वैल्यू फाइंड कर लें। 5/2 इंटू 28 प्लस 4x इज इक्वल टू -10/2 28 प्लस 9d शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, देन d इज, ऐसी चीज आ जाए तो ये देखो फ्रैक्शन में कोशिश करो, क्योंकि डेसिमल में लोगे ना तो आपके पास आंसर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो फिर फ्रैक्शन में ले लो, फ्रैक्शन में कंप्लीट आंसर आपके पास आएगा। तो d की वैल्यू क्या आ रही है -42/11। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? अच्छा उसने आपसे थर्ड टर्म मांगी है, तो थर्ड टर्म का फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, a प्लस सेकेंड 2 इंटू -42/11 70/11 6.36। अच्छा ये देखो अब मेरे पास आंसर क्या आ गया 70/11। अब यहां से आप लोगों ने चेक कर लेना है कि मेरे पास 70/11 कैसे आएगा। 11 इंटू 6 66 प्लस 4 70/11, ये इसके इक्वल है। डी फाइंड, तो उसके बाद तो थर्ड टर्म ही फाइंड करनी थी, a प्लस 2d। हम समझ गए थे वही थर्ड टर्म इसलिए। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अब समझ आ गई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलें जल्दी, बाकी वैसे सारे क्वेश्चन इजी ही थे। हम मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो बेटा हम लोगों ने अपनी बुक में से सॉल्व कर लिए हैं, और ये अब सारे क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो सकते हैं। अच्छा इसमें ना 19 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 बड़ा मजे का क्वेश्चन है। ये ऐसे ही है जैसे रबड़ बॉल को आपने बाउंस करवाया था, ये कुछ उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। जरा गौर से सुनिएगा और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कहता है कि एक एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो 3000 रुपीज पर मंथ है एंड ही वुड गेट एन इंक्रीज ऑफ ₹100 पर ईयर इन हिज मंथली सैलरी। भाई सैलरी पर मंथ मिलनी है लेकिन इंक्रीज पर मंथ नहीं है। सैलरी में इंक्रीज आफ्टर ईयर होता रहता है, हर महीने की सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही। अब फिर देखें हमारे पास कहते हैं द टोटल अमाउंट व्हिच यू रिसीव्ड इन 25 इयर्स एंड द मंथली सैलरी इन द लास्ट ईयर और कब भुगतान हम लोगों ने। अच्छा बेटा क्वेश्चन में ना आपके पास ये कुछ इस तरह से मेंशन होगा 3000 डैश 100 डैश 10,000। मैंने अपनी तरफ से अगली अमाउंट सपोज कर दी इस तरह। इसे कहा जाता है पे स्केल। इसको कहा जाता है जब भी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का कोई एग्रीमेंट होता है और उसके पास लेटर आता है तो उसके ऊपर ये पे स्केल मेंशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि भाई आपकी बेसिक पे 3000 रुपीज है तो अब हम आपको देंगे। उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है वो शो करती है एनुअल इंक्रीज को, कि आपकी सैलरी में जो एनुअल इंक्रीज आना है वो 100 रुपीज का आना है। क्लियर। और जो लास्ट टर्म आपको दी गई है 10,000 उसका आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह होता है कि भाई जब तुम रिटायर होगे ना 25 साल के बाद तो तुम्हारी अगर मैक्सिमम सैलरी हुई तो वो 10,000 रुपए तक होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ऑलराइट, लास्ट टर्म का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। उससे पहले फर्स्ट मंथ की सैलरी और 100 रुपीज आफ्टर अ ईयर इंक्रीमेंट है। क्लियर, बात समझ आ गई। अच्छा अब यहां पर देखें, आप लोग देखें बेटा मंथली सैलरी एक साल में मैंने 12 मरतबा रिसीव करनी है 3000 रुपीज, फिर जाकर मुझे 3100 रुपए मिलने हैं और वो 3100 रुपए फिर मैंने 12 मरतबा रिसीव करने हैं हर महीने। साल कंप्लीट होगा फिर 3200 होनी है सैलरी और वो फिर 3200 12 मरतबा मुझे मिलेगी। ऑलराइट, ये बात समझ आई है। अच्छा अब आपने क्या करना है, जब सीक्वेंस बनाना है ना आपने देखना है कि फर्स्ट ईयर में किसी क्या सैलरी मिलनी है मुझे। फर्स्ट ईयर की मेरी सैलरी 3000 रुपीज रहेगी हर महीने। फर्स्ट ईयर के हर मंथ की सैलरी 3000 रुपीज। ऑलराइट, सेकेंड ईयर की 3100, थर्ड ईयर की एंड अप टू 25th ईयर। 3200 में मेरा गुजारा नहीं हो रहा था ना तो इसलिए। ओके अच्छा अब देखें आपके पास टर्म बन गई। उसने ये पूछा है कि यार 25 साल में तुम्हें क्या सैलरी मिल रही होगी। nth टर्म हो गई, जाके कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखें फर्स्ट टर्म 3000 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 24 इंटू डी 5400 रुपीज आपको मिल रहे होंगे लास्ट टर्म के तौर पर। 54 ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा तो ए और डी में से चेक करना पड़ेगा। अब देखनी है टोटल सैलरी, तो टोटल सैलरी जाकर हर साल के फर्स्ट मंथ की सैलरी को ऐड कर दो। हर साल के फर्स्ट मंथ की सैलरी को ऐड कर, तो आपने सीक्वेंस बिल्कुल यही रखना है। सिर्फ क्या एन की वैल्यू आपके पास क्या है डिवाइडेड बाय तो इनटू फर्स्ट टर्म 3000 प्लस, अब ऐसे लास्ट टर्म हम लोग फाइंड कर चुके हैं 5400 तो 5400 अदरवाइज प्लस n-1 मतलब 24 इंटू 100 तब भी आपके पास सेम आंसर ही आ जाता। एंड आंसर इज 105,000। तो आप लोग कितनी अमाउंट रिसीव करोगे 105,000। लेकिन जब 105,000 हर साल के पहले पहले महीने की सैलरी को ऐड किया है, जबकि हर साल की सैलरी कितनी मरतबा रिसीव कर रहे हो तो मल्टीप्लाइड बाय 12, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,260,000।
मतलब अगर आप लोग इस सीक्वेंस के मुताबिक सैलरी रिसीव करते रहे और अपनी सारी सैलरी सेविंग अकाउंट में डालते जाओ तो 25 साल के बाद आपके अकाउंट के अंदर 12,60,000 रुपए है। 300 मार्क्स सैलरी मिलेगी, अगर एन को हम 300 को कर लें तो भी आंसर जी 300। हाँ हाँ 12 5 60 ऐसा ही है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने ऐसा नहीं करना, एन को नंबर ऑफ ईयर्स कंसीडर करना है, एंड रिजल्ट को मल्टीप्लाइड बाय 12 करते हैं। हर महीने की सैलरी को ऐड करते जाओ, एंड पे टोटल सम को मल्टीप्लाइड बाय 12 करते हो। क्लियर? ये बात सब बच्चों को समझ आ गई? अच्छा, ये कोई ट्विस्ट नहीं था, मतलब मजा नहीं आया यार क्वेश्चन सॉल्व करने का। मजा पता है कब आता है कि जब आपसे वो यहां पर ये कह दे कि भाई 25 ईयर्स एंड 8 मंथ्स की सैलरी बताओ, टोटल ईयर्स ना बताए, ईयर्स के साथ कुछ मंथ्स भी बता। क्वेश्चन समझ आया तुम लोगों को? कि 25 ईयर्स एंड 8 मंथ्स की सैलरी बताओ इन टोटल, और फिर ये बेसिकली 26 ईयर चल रहा है तुम्हारा, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि लास्ट ईयर की सैलरी कितनी होगी, तो लास्ट ईयर 25th ईयर नहीं है, 26th ईयर है आपके पास। ऑल राइट, तो अब आप लोगों ने क्या करना, भाई आपने सबसे पहले इन मंथ्स को करना है इग्नोर, कि भाई तुम हो जाओ साइड पर, और इससे पहले जो आपके पास ईयर्स हों उनको बिल्कुल इसके मुताबिक जाके सॉल्व करने हैं कि भाई 25 साल का टोटल ये है। ओके, अब उसके बाद देखो कि भाई 26th ईयर की मेरी सैलरी कितनी होगी, तो 26th ईयर की मेरी सैलरी कैसे आ जाएगी, ए प्लस 25 इंटू डी, ये है आपके पास 26th ईयर की सैलरी जो आपको जी हाँ। अब देखो जो आपको 8 मर्तबा मिलनी है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 8, 44। अब इसको इसमें जाके ऐड करते हैं, प्लस 1260,000 1304, फिर आपके पास ये आंसर आ, क्या पॉइंट क्लिक कर गए? Good. अच्छा बेटा, बाकी सारे क्वेश्चन कहीं पे ऑल्टरनेटिव मेथड था, आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेटा 27 बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था ना जिसमें कह रहा था कि एक्सीडिंग रुपीज दिस, कोई मेरी बुक में क्वेश्चन था जिसमें, तो उसके मुताबिक इसको जाके हम लोगों ने सॉल्व कर लेना था, एन की वैल्यू, और यहाँ पर ऑल्टरनेटिव अप्रोच करो। अच्छा, ये 32 नहीं है, ये 3 raised to 2 है, इसको इसको ठीक कर ले इस क्वेश्चन को, 1 3, उसके बाद ये 32 नहीं है, 3 raised to 2 मतलब 9, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें आर की वैल्यू आपके पास 3 है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और ऑल्टरनेटिव मेथड अप्लाई करें, जिसमें आंसर 7,000 से कम है उसको कैंसिल कर दें, जैसे ही पहला आंसर ऐसा है जिसमें 7,000 से ज्यादा हो उसको टिक कर देना। 39 इसमें हमारा है 2583। क्या, Sami borrowed a loan of rupees 11,000 with the condition that the repayment will be made in 7 annual installments. The first and last installment will be equal to each other, and the first 6 installments will be in arithmetic progression if common difference between first 6 installment is rupees 600. Compute the 5th installment. अब बेटा यहाँ पर जो आपका प्रोग्रेशन बन रहा है ना, वो पहली 6 इंस्टॉलमेंट तक बनता है, 7th इंस्टॉलमेंट में आपका प्रोग्रेशन नहीं है, और टोटल अमाउंट आपके पास कितनी है। अब आप लोगों ने जो सम फाइंड करना है ना, वो सम कुछ इस तरह से आ जाएगा, 11,000 इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पर क्या क्या कहता है, विल बी मेड इन 6 एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो आप लोगों सॉरी 7, तो 7 में से लास्ट इंस्टॉलमेंट को हटा दो, बाकी रह गई 6, तो आपने करना है 6/2 इंटू 2a, अब ए मुझे नहीं बताया उसने, प्लस n-1, और n-1 की वैल्यू 5 इंटू डी,
अच्छा, अब सिर्फ इसको नहीं सॉल्व करना, ये तो 11,000 नहीं बनेगा जी, क्योंकि ये 6 इंस्टॉलमेंट का सम है। इसमें लास्ट इंस्टॉलमेंट ऐड करो जो कि आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के इक्वल है। ओके, उसने कहा था ना फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल हो, तो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ए, तो बेटा लास्ट इंस्टॉलमेंट भी ए है, लेकिन वो आपकी प्रोग्रेशन का पार्ट नहीं है। तो आपने 6 इंस्टॉलमेंट यहां पर लेकर आनी है, 7th इंस्टॉलमेंट आपकी यहां पर मौजूद है, दोनों ऐड होकर 11,000 बनाए। अब ये कैलकुलेटर को बताओ, तो आपके पास ए की वैल्यू, फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी, और वो आपके पास आ रही है 11,000 is equal to 6/2 into 2x आ जाएगा, प्लस 5 into 500 प्लस x। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके पास ए की वैल्यू आ गई, उसने आपसे क्या पूछा, कहते फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, तो फिफ्थ इंस्टॉलमेंट क्या आ जाएगी, ए प्लस 4 into 2500। सर हमने ना ये ऐड नहीं किया, हमारा 2583 आ रहा है हमने तो बेटा लास्ट इंस्टॉलमेंट अभी ऐड करनी थी ना, तो देखो जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट ऐड नहीं की 11,000 भी नहीं बनना था, क्योंकि 7 इंस्टॉलमेंट को मिलाकर 11,000 में बनना था, और ना फर्स्ट का पता था ना लास्ट का पता था, तो 11,000 से माइनस भी नहीं कर सकता था। अच्छा जी, बाकी बेटा वैसे अगर अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व जाके करो ना, जैसे आज हम लोगों ने पैसों वाले क्वेश्चंस किए हैं, तो ये क्वेश्चन अब हो जाने हैं हमसे सॉल्व। सर ये 43 ये आप मुझे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आपने किए थे तब तक मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं था, तो आपसे नहीं हुए थे। आज जब आप जाके ट्राई करेंगे, आपसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं, और आप लोगों ने जाके ट्राई करने हैं, ये सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप लोगों ने ना पढ़ा हुआ हो। तो अब दोबारा से एक मतलब फिर आप देखो, जैसे परसेंटेज की बात आपने इससे पहले नहीं पढ़ी हुई थी कि आर की वैल्यू क्या बनती है, इंक्रीज हो तो क्या रेशो है, डिक्रीज हो तो क्या रेशो है। आज आप पढ़ चुके हो, आज आप डिसीजन मेकिंग भी पढ़ चुके हो कि मैंने यस करना है, नो करना है, कौन से मेथड को जाके अप्लाई करना है। तो अब जाकर इन तमाम क्वेश्चंस को ट्राई करो, ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी कोई इशू होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।